बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर नंबर 13 IFRS 16 लीज MCQs। ठीक है, तो पहला MCQs पढ़ते हैं हम। MCQ नंबर 1, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2014 एन एंटिटी एंटर्ड इनटू टू लीज ट्रांजैक्शन। ठीक है, दो लीज ट्रांजैक्शन एंटिटी ने स्टार्ट किए। ऑन 1 अक्टूबर 2013 the entity made a payment of rupees 900,000, being the first of 5 equal annual payment under a lease for an item of plant। ठीक है, एक आइटम ऑफ प्लांट थे, उसके लिए उसने 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट थी, एनुअल इंस्टॉलमेंट, जिसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने पे की है 1 अक्टूबर 2013 को, कितने की 900,000 की। नेक्स्ट वगैरह, द लीज हैज़ एन इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% and the present value of the total lease payment on 1st October 2013 was 3,400,000। तो उसने इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट बता दिया 10% का, और साथ उसने बता दिया कि टोटल जो लीज पेमेंट है उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है 1 अक्टूबर को वो कितनी है 3.4 मिलियन। इसके बाद क्या रहा है, ऑन 1 जनवरी 2014 द एंटिटी मेड एनुअल पेमेंट ऑफ ₹180,000 फॉर 1 ईयर लीज ऑफ एन आइटम ऑफ एन इक्विपमेंट। दो लीज ट्रांजैक्शन थी, एक पहली हमने ऊपर देख ली, दूसरी ये है। ठीक है, उसने कितनी एनुअल पेमेंट उसने की है 180,000 की, जो कि 1 ईयर लीज है, एक इक्विपमेंट की 1 ईयर लीज की पेमेंट है। व्हाट अमाउंट इन टोटल वुड बी चार्ज टू एंटिटी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2014 इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव ट्रांजैक्शन। वो पूछता है कि जो ऊपर दोनों ट्रांजैक्शन हुई हैं उस बेस पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा एज एन चार्ज, क्या चार्ज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसने जो पहले प्लांट लिया है उसकी डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है। ठीक है, टोटल उसकी कितनी है कॉस्ट, या जो टोटल हमें पता है कितने का, या जो प्रेजेंट वैल्यू उसने बताई है टोटल लीज पेमेंट की वो है 3.4 मिलियन। ठीक है, 3.4 मिलियन। और टोटल जो उसने बताया था कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो हम इसको 5 साल में डेप्रिशिएट करेंगे डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये आ गया 680,000। ठीक है, इसके बाद जो हमने फाइनेंस कॉस्ट है उसको चार्ज करना है हमने। तो जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू और लीज पेमेंट की थी वो थी 3.4 मिलियन, और पहले साल के पहले दिन में हमने पे कर दी 900,000। जो बाकी बच गई उस पर फाइनेंस कॉस्ट हम निकाल लेंगे। ठीक है, 3.4 माइनस 900,000 जो पहले दिन हमने पेमेंट कर दिए, 10% उसने रेट बताया तो 10% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी 250,000। ठीक है, इसके बाद जो एक और है लीज जिस जो इक्विपमेंट की है, ठीक है, जो 1 साल की है, वो उसने हमें बताया हुआ है कि उसने 180,000 पे किया और ये 1 साल के लिए है लीज। तो ये जाहिर सी बात है इसका जो इस साल में हमारा पोर्शन हो रहा होगा वो हमने चार्ज करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो टोटल 180,000 है, और ये स्टार्ट हुआ है, ये लीज उसने पे कब किया है, ये अमाउंट 1 जनवरी को, और ये एंड है सितंबर। तो जनवरी से लेकर सितंबर तक 9 मंथ बनते हैं, तो इसको हम 9 मंथ में पोर्शन कर लेंगे 9/12। तो ये आ गया 135,000। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे, जो कि टोटल हमने चार्ज करना है, वो आ गया 1,65,000। ठीक है, तो पहले का हो जाएगा 1,65,000। ठीक है, तो ये उसने ऑप्शन नंबर सी में बता दिया, पहले का ऑप्शन नंबर सी। ठीक होगा। इसके बाद MCQ नंबर 2, MCQ नंबर 2 में वो कह रहा है Zeta Limited entered into 5-year lease agreement on 1st November 2012, paying ₹109,750 per annum। ठीक है, ये 1 नवंबर को उसने पे कर दिया, 5 ईयर लीज था, कमेंसिंग ऑन 31 अक्टूबर 2013। The present value of these lease payment was 450,000 and the interest rate implicit in the lease was 7%।
इंटरेस्ट रेट 7% उसने बता दिया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कितना उसने बता दिया 450,000। पूछ के रहा है व्हाट इज़ अमाउंट टू बी शोन विद इन नॉन करंट लाइबिलिटीज़, तो वो उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हमसे पूछ रहा है। ठीक है, स्टार्ट में अगर हम इसको देखें तो स्टार्ट में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कितनी है 450,000। ठीक है, इसके बाद उसने इंटरेस्ट रेट बता दिया, ये ओपनिंग है। ठीक है, बीडी क्या लेते हैं या बिगनिंग क्या लेते हैं। इसके बाद उसने इंटरेस्ट रेट हमें बताया 7%, तो 7% ऑफ 450,000 ये आ जाएगा 31,500। ठीक है, ये आ गया इंटरेस्ट का कॉलम। इसके बाद जो रेंटल हमने पे किया है वो उसने बता दिया 109,750। ठीक है, इसके बाद जो प्रिंसिपल यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें से प्रिंसिपल कितना होगा और बाकी जो होगा वो बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, ये रेंटल में से टोटल रेंटल 109,750 पे की है, जिसमें से इंटरेस्ट 31,500 है। ठीक है, तो जो बाकी बचेगा वो हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल का पोर्शन। प्रिंसिपल का पोर्शन कितना हो गया 78,250। ठीक है, अब यहाँ से हम बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है, ओपनिंग ये था 450, यहाँ से बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस कितना आ गया 371,750। तो यही अगले साल ओपनिंग। अब इसी तरह इस पर 7% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 7% रेट है। इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया 26,023। यहाँ पे रेंटल कितना पे करना है, रेंटल सेम ही पे कर रहे हैं 109,750। अब यहाँ से प्रिंसिपल पोर्शन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, रेंटल माइनस इंटरेस्ट, जो बाकी बचेगा वो प्रिंसिपल पोर्शन है। यहाँ पे प्रिंसिपल पोर्शन आ रहा है 83,727। तो अब बाकी बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। जो ओपनिंग था उसमें से प्रिंसिपल माइनस करके वो आ गया 288,023। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये उसने हमें यही पूछा था उसने कि अमाउंट क्या आनी है नॉन करंट लायबिलिटीज़ में, यानी प्रिंसिपल क्या आएगा, बैलेंस क्या आएगा प्रिंसिपल का। ठीक है, तो 2 साल के बाद ये बैलेंस बचेगा 2013 में। ये 2012 का हुआ, ये 2013 का हुआ। तो ये उसने ऑप्शन नंबर बी में बता दिया। ठीक है, 288,023। इसके बाद थर्ड एमसीक्यूज पढ़ते हैं। तो थर्ड एमसीक्यूज में वो कह रहा है IFRS 16 लीज परमिट्स सर्टेन एसेट टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम रिकॉग्निशन ट्रीटमेंट फॉर राइट ऑफ यूज़ एसेट्स। वो कह रहा है कि IFRS 16 यानी लीज जो है वो परमिट करता है कि जो काफ़ी सर्टेन एसेट्स हैं उनको राइट ऑफ यूज़ की ट्रीटमेंट में ना लाया जाए। ठीक है, उनको एग्जेम्प्ट करता है उससे। विच ऑफ फॉलोइंग एसेट्स लीज which of following asset leads to an entity would be permitted to be exempt। वो कह रहा है नीचे से कौन से जो है वो exempt अलाउ करेगा IFRS 16। ठीक है, कौन से जो एसेट है उसको परमिट करेगा। तो IFRS उनको परमिट करता है कि जो यानी 1 साल की जो लीज़ होती है उनकी, वो कहता है कि जाहिर सी बात है फिर उसी साल में वो सारा एक्सपेंस आउट भी होना है, तो उसको लीज़ रिकॉर्ड ना करें, वो डायरेक्टली हम उसको जो उस पर एक्सपेंस है वो डायरेक्टली एक्सपेंस आउट कर दें। ठीक है, यानी जो 1 साल के अंदर अंदर लीज़ ख़त्म हो रही है, लीज़ पीरियड ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर उसने ऑप्शन नंबर ए में कहा है कि a used motorcycle vehicle with an original cost of 150,000 1.5 million and a current fair value of ₹70,000 leased for 24 months। तो ये लीज़ कितनी देर के लिए हुई है 24 मंथ्स के लिए। दूसरे में वो कह रहा है कि न्यू मोटर व्हीकल विद अ कॉस्ट ऑफ 1.5 मिलियन लीज फॉर 24 मंथ्स। तो ये भी 24 मंथ्स के लिए लीज़ हुई है। नेक्स्ट कह रहा है न्यू मोटर व्हीकल विद अ कॉस्ट ऑफ 1.5 मिलियन लीज फॉर 24 मंथ
टू बी रेंटेड टू अ कस्टमर ऑन डेली रेंटल बेसिस। तो ये भी लीज हुई है 24 मंथ्स के लिए। लास्ट कह रहा, अ न्यू मोटर व्हीकल विद अ कॉस्ट ऑफ 1.5 मिलियन लीज फॉर 12 मंथ। अब ये जो है ये 1 साल के लिए लीज हुई है, 12 मंथ के लिए लीज हुई है। तो ये हम लीज़ के मतलब राइट ऑफ यूज़ एसिड इसका रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लीज़ की तरह रिकॉर्ड नहीं करेंगे, डायरेक्टली एक्सपेंस आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा तीसरे का डी। ठीक है, अगर MCQ नंबर 4, ऑन 1 जनवरी 2013 RL acquires a new machine with an estimated useful life of 6 years under the following agreement. An initial payment of 1.376 million will be payable immediately and 5 further annual payments of rupees 2 million will be due commencing 1 जनवरी 2013। ठीक है, इनिशियल पेमेंट होगी 1.376 मिलियन की और उसके बाद 5 फर्दर एनुअल पेमेंट होंगी 2 मिलियन ईच की। ठीक है, और जो कि कमेंसिंग 1 जनवरी 2013 तब पे होगी। ठीक है, द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज़ 8% इंटरेस्ट रेट है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट एक्सक्लूडिंग द इनिशियल पेमेंट इज़ 8.624 मिलियन। ठीक है, जो इनिशियल प्रेजेंट वैल्यू है लीज पेमेंट की, इनिशियल पेमेंट को निकाल के वो है 8.624 मिलियन। What will be recorded in financial statement at 31 December 2014 in respect of lease liability। वो कह रहा है कि लीज लाइबिलिटी में हमने क्या रिकॉर्ड करना है 31 दिसंबर 2014 को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओपनिंग क्या है यहाँ पे 2000, उसने पूछा हमसे 14 के एंड पे हमने क्या रिकॉर्ड करना है। ठीक है, एज अ लाइबिलिटी। अब ये स्टार्ट हुआ है एग्रीमेंट, ये हुआ है 2013 में। ठीक है, 1 जनवरी 2013 को, और उसने हमसे पूछा है 31 दिसंबर 2014 में क्या है ये लीज लाइबिलिटी। अब लीज लाइबिलिटी उसने जो ऑप्शंस दिए हैं उसने अलग अलग करके पूछी हैं, यानी फाइनेंस कॉस्ट अलग हमने बतानी है, नॉन करंट लाइबिलिटी अलग बतानी है और करंट लाइबिलिटी अलग बतानी है। ठीक है, तीनों कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम टेबल बनाते हैं, सबसे पहले 2013 से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद 2014 और करंट और नॉन करंट को पोर्शन करने के लिए 2015 भी करेंगे। ठीक है, अब ओपनिंग क्या होगा जो उसने बता दिया कि 8.624 मिलियन। ठीक है, ये ओपनिंग आ गया 8,624,000। ठीक है, 8,624,000। ठीक है, इसके बाद जो पेमेंट उसने की है, यानी पहला जो रेंटल हमने पे किया वो कितने का पे किया 2 मिलियन का। ठीक है, इसमें से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि बाकी कितना बचा, क्योंकि हम एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं रेंटल की, तो एडवांस जो हमने रेंटल पे किया उसको माइनस करने के बाद हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये ओपनिंग था। माइनस करेंगे तो जो बाकी बचेगा सब टोटल वो हो जाएगा 6,624। ठीक है, अब इसमें से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट रेट उसने बता दिया 8%। इंटरेस्ट रेट इस पर कैलकुलेट करेंगे, वो आ गया 529,920। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्लोजिंग कैलकुलेट कर लेना है। जो क्लोजिंग होगा वो अगली दफ़ा का ओपनिंग होगा। तो क्लोजिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो टोटल सब टोटल था इसमें से हमने इंटरेस्ट माइनस कर देना सिंपल। तो जो क्लोजिंग आएगा वो आ जाएगा 7,153,920। ठीक है, जो क्लोजिंग है वही अगले साल का ओपनिंग है, तो मैंने डायरेक्ट ओपनिंग में लिख दिया। अब यहाँ से फिर प्रिंसिपल पे होना है, वो फिर उतना ही होना है। ठीक है, अब यहाँ से जो सब टोटल बचेगा या जो अमाउंट प्रिंसिपल पे करने के बाद बचेगी वो बचेगी 5,153,920। ठीक है, अब यहाँ से हम फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये हमने ओपनिंग था, स्टार्ट में था ऑफ द ईयर, इसमें से हमने 2 मिलियन स्टार्ट में पे कर दिया, तो बाकी जो बचेगा उस पर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इसका 8% कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट आ जाएगा 412,314। ठीक है, ये अब इंटरेस्ट आ गया। अब लेकिन हमने कंप्लीट बताना है, यानी इंटरेस्ट अलग बताना है, फाइनेंस कॉस्ट अलग बताना है, नॉन करंट जो लाइबिलिटी है वो अलग बतानी है, करंट लाइबिलिटी अलग बतानी है। ठीक है,
तो यहाँ से हम क्लोजिंग कैलकुलेट करेंगे। पहले तो क्लोजिंग आ गया 5,566,234। यहाँ से जो हमने पेमेंट करनी है रेंटल की वो कितनी है 2 मिलियन। तो ये हमारी क्या होगी, अगले साल पे हो जानी है। तो ये हमारी करंट लायबिलिटी है, ठीक है, ये हमारी करंट लायबिलिटी हो गई। अब जो बाकी नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगी, इन दोनों को माइनस करके वो कैलकुलेट हो जाएगी। वो कितनी है 3,566,234। ये हमारी होगी नॉन करंट लायबिलिटी। और ये हमारा क्या हो गया फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये उसने हमें किस में बताया, ऑप्शन नंबर ए में उसने हमें ये तीनों चीज़ें बता दी हैं। फाइनेंस कॉस्ट 412,314, नॉन करंट लायबिलिटी 3,566,234 और करंट लायबिलिटी जो है वो 2 मिलियन, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, एमसी नंबर 4 का ऑप्शन ए, ठीक है। इसके बाद एमसी नंबर 5, एमसी नंबर 5 देखते हैं। एमसी नंबर 5 में वो कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2017 PL entered into 5-year lease agreement for a machine with an estimated life of 7 years. Which of following condition would require the machine to be depreciated over 7 years? वो कह रहा है वो 7 साल में 5 ईयर लीज़ है और 7 साल उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है। तो 7 साल अगर डेप्रिशिएट करना है तो कब करेंगे? तो अगर तो जाहिर सी बात है ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी तो फिर हम उसको 7 साल में डेप्रिशिएट करेंगे। अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होनी तो हमें 5 साल में डेप्रिशिएट करना होगा। तो ये उसने बताया ऑप्शन नंबर सी में कि ओनरशिप ऑफ एसेट पासिस टू PL एट द एंड ऑफ लीज पीरियड। तो जब ओनरशिप पास होनी है तो फिर उसने 5 साल में डेप्रिशिएट करना, 7 साल में डेप्रिशिएट करना है, यानी टोटल यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट में डेप्रिशिएट करना है। तो इसका हो जाएगा सी, सिंपल था। आगे ऑप्शन नंबर 6, ऑन 1 जनवरी 2014 BL entered into a lease agreement to lease an item of machinery for 4 years with a rental of 210,000 पेबल एनुअली इन एरियर्स, ठीक है। एनुअल एरियर उसने एनुअल रेंटल बता दिए, एरियर्स में पे होने हैं 210,000, ठीक है। द एसेट हैज़ अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years एंड एट द एंड ऑफ लीज टर्म लीगल ओनरशिप विल पास टू BL। यूजफुल लाइफ 5 साल है और जो 4 साल का एग्रीमेंट है, लीज एग्रीमेंट 4 साल का है और यूजफुल लाइफ 5 साल है और ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जानी है, ठीक है। The present value of the lease payment at the inception of lease was 635,000 and the interest rate implicit in the lease is 12.2%, ठीक है। इंटरेस्ट रेट भी उसने बता दिया और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट भी बता दी। नेक्स्ट वो कह रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014 BL अकाउंटेड फॉर दिस लीज बाय रिकॉर्डिंग द पेमेंट ऑफ ₹210,000 एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। 210,000 उसने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लिया। This treatment was discovered during 2015 after the financial statement for 2014 has been finalized, ठीक है। जब 2014 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज्ड हो गए हैं तब इसका पता चला है, ठीक है, तब ये ट्रीटमेंट डिस्कवर हुई है। In the statement of change in equity for the year ended 31 December 2015, what adjustment will be necessary to retain earning brought forward? वो कह रहा है कि जो रिटेन ये जो ऊपर पीछे गलती होगी उसको सही करते हुए रिटेन अर्निंग में क्या चेंजिंग आएगी 2015 की रिटेन अर्निंग में, ठीक है। तो अब हम वो देख लेते हैं कि ये होना क्या था और हो क्या गया। पहले जो उसने रिकॉर्ड कर लिया वो उसने सिंपली रेंटल को ही रिकॉर्ड कर लिया। तो इसकी हम रिवर्स एंट्री पहले तो करते हैं, ठीक है। जो रेंटल उसने रिकॉर्ड कर लिया उसकी रिवर्स करने के लिए जो लायबिलिटी है वो हम डेबिट कर लेंगे और रिटेन अर्निंग क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। लायबिलिटी डेबिट सिंपली और रिटेन अर्निंग क्रेडिट कितने से, जितने से उसने रिकॉर्ड पहले किया था 210,000 से, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि करना क्या था, एसिड को डेप्रिशिएट करना था। ओनरशिप ट्रांसफ़र होनी है तो इसका मतलब टोटल यूजफुल लाइफ ऑफ एसिड पे हम डेप्रिशिएट करेंगे।
और उसने ये भी बता दिया है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कितनी है 635,000। तो 635,000 पे डेप्रिशिएट करेंगे 635,000। यूज़फुल लाइफ 5 साल है, 5 साल पे डेप्रिशिएट करेंगे। डेप्रिसिएशन आ जाएगी 127,000। डेप्रिसिएशन चार्ज के लिए रिटेन अर्निंग डेबिट और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट कितने से ये डेप्रिशिएट किया था 127,000 आ गया था 127,000 से। ठीक है, इससे बाद जो इंटरेस्ट था या फाइनेंस कॉस्ट थी वो हमने चार्ज करनी है, वो उसने बता दिया कि 12.2% है। ठीक है, अब ये हम देखते हैं कि रेंटल माइनस करके चार्ज होना है या पहले चार्ज होना है। क्योंकि रेंटल ईयर एंड पे था तो इस वजह से रेंटल को माइनस करने से पहले हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कितना आ रहा है 635,000 मल्टीप्लाई बाय 12.2% जो कि उसने इंटरेस्ट रेट बता दिया। इंटरेस्ट आ गया 77,470। तो ये डेबिट हो जाएगा रिटेन अर्निंग डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट कितने से 77,470 से। ठीक है, अब यहाँ से हम नेट कैलकुलेट कर लेंगे कि क्या होगा रिटेन अर्निंग में। ठीक है, तो नेट जो रिटेन अर्निंग है वो क्या हो रही है, ये डेबिट हो रही है, डेबिट हो रही है, डेबिट हो रही है। तो जो नेट है वो हो रही है 5,530 अमाउंट से क्रेडिट हो रही है। ठीक है, नेट हम इन तीनों को कर लेंगे तो 5,530 की अमाउंट से क्रेडिट हो रही है। तो ये उसने ऑप्शन नंबर ए में बता दिया। तो ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे ऑप्शन नंबर 7। में कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2013 ML acquired an item of plant under a 5-year lease agreement। 5 साल का लीज एग्रीमेंट है। द एग्रीमेंट हैज़ एन इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एंड रिक्वायर्ड एनुअल रेंटल ऑफ 6 million टू बी पेड ऑन 30 सितंबर ईच ईयर फॉर 5 years। ये 5 साल उसने रेंटल पे करने हैं। कितने रेंटल हैं 6 million के, जो कि पे करने हैं 30 सितंबर को, यानी एरियर्स में पे करने हैं 1 अक्टूबर को जो एक्वायर किया उसने प्लान को। ठीक है, 10% उसने इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल रेंटल पेमेंट इज़ या वाज 23 million। प्रेजेंट वैल्यू उसने बता दी 23 million। व्हाट वुड बी करंट लाइबिलिटी फॉर द लीज्ड प्लान। करंट लाइबिलिटी बताएं। इन मुल्तान लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 सितंबर 2014। 30 सितंबर 2014 को पूछे कि जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये करंट नहीं नॉन करंट लायबिलिटी का उसने पूछा। ठीक है, तो नॉन करंट लायबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं। टेबल जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था उसी तरह करेंगे। टेबल बनाया था हमने और देख लिया था कि कितनी लायबिलिटी बनेगी। तो सबसे पहले ओपनिंग या बैलेंस। ओपनिंग हमने पहले लिखा, अभी भी ओपनिंग लिख लेते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट, यहाँ पे क्योंकि जो पेमेंट है वो आखिर में हो रही है इस वजह से इंटरेस्ट पहले आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद रेंटल माइनस करेंगे उसमें से। इंटरेस्ट के बाद रेंटल कैलकुलेट करेंगे और रेंटल कितने कितने हैं, उसके बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट बनेगी और उसके बाद बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ओपनिंग कितना उसने बता दिया 23 million। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। अब इंटरेस्ट कितना पे करना है 10%। ठीक है, उसने क्वेश्चन में बता दिया है। तो 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, वो आ जाएगा 2.3 million। और रेंटल कितना पे करना है 6 million का, ये उसने बता दिया क्वेश्चन में। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट कितनी पे हुई होगी। ठीक है, तो जो ओपनिंग माइनस रेंटल ओपनिंग प्रिंसिपल कितना पे होगा, रेंटल माइनस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल पे होगा 3,700,000। ठीक है, अब यहाँ से हम बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ओपनिंग माइनस प्रिंसिपल, बैलेंस आ गया 19,300,000। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर का इसी तरह इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 10% 1.93 million। और रेंटल कितना हो जाएगा, वो रेंटल सेम ही रहेगा। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट।
तो वो कैसे कैलकुलेट होगी? उसी तरह रेंटल माइनस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट आ गई 4070,000। तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है 30 सितंबर 2015 ईयर एंड पे, ठीक है, वो कितनी है? 4,70,000। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें उसने बता दिया 4,70,000, ठीक है। एमसी नंबर 7 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे एमसी नंबर 8। एमसी नंबर 8 में कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग वुड नॉट बी इंक्लूडेड विद इन इनिशियल कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट, यानी जो इनिशियल कॉस्ट जिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं राइट ऑफ यूज एसेट को, उसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होनी। तो ए में उसने कहा कि इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसिड, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट इंक्लूड होनी होती है। बी में कह रहा है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग द एसिड एट द एंड ऑफ लीज पीरियड, तो जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट होती है उसकी भी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। सी में कह रहा है पेमेंट मेड टू लेसर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ लीज, तो लीज स्टार्ट होने से पहले जो पेमेंट होनी होती है की होती है हमने लेसर को, वो भी हम इंक्लूड करते हैं एसिड की कॉस्ट में। डी में कह रहा है टोटल लीज रेंटल पेबल अंडर द लीज एग्रीमेंट, तो जो टोटल लीज रेंटल पेबल होते हैं उसको हमने रिकॉर्ड नहीं करना होता कॉस्ट में, ठीक है। जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है उसको हमने कैलकुलेट करना होता है सबसे पहले, ठीक है। लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू को, उसको हमने एज अ इनिशियल कॉस्ट रिकॉर्ड करना होता है, ना कि टोटल लीज पेमेंट रेंटल को। तो इसका हो जाएगा डी। आगे एमसी नंबर 9। IFRS 16 लीज परमिट सर्टेन एसेट्स टू बी एग्जाम्ड from the recognition treatment for the right of use assets, which of following lease of assets leased to an entity would not be permitted to exempt। तो ऐसा एमसीक्यू पहले भी आया था, ठीक है, जो उसने कहा था कि कौन सा इसमें से एग्जाम्प्ट था। पहले उसने ये पूछा था कि कौन सा IFRS 16 से एग्जाम्प्ट है, ठीक है, राइट ऑफ यूज एसेट्स पे ना रिकॉर्ड करो, डायरेक्ट एक्सपेंस आउट कर लो। तो यहाँ पे लेकिन वो पूछ रहा है कि कौन सा एग्जाम्प्ट नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्प्ट कौन सा होता है? या तो उसकी बहुत कम कॉस्ट हो, ठीक है, बहुत कम कॉस्ट हो, और या तो वो 1 साल से पहले या 1 साल के अंदर अंदर उसके लीज पीरियड हो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ए में कह रहा है व्हीकल विद द कॉस्ट ऑफ 900,000 लीज फॉर 9 मंथ, तो इसकी कॉस्ट तो रीज़नेबल है 900,000, लेकिन जो इसकी पीरियड है वो कितना है 9 मंथ का, यानी बहुत थोड़ा पीरियड है। तो ये हमने 1 साल के अंदर ही एक्सपेंस आउट करना है। बी में कह रहा है टेलीफोन सिस्टम विद द कॉस्ट ऑफ 45,000 लीज फॉर 24 मंथ, तो ये टेलीफोन कॉस्ट है, कॉस्ट कम है, ठीक है, लेकिन जो टाइम है वो 24 मंथ्स है। सी में क्या है, इस वजह यहाँ पे कॉस्ट कम है, इस वजह से हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे राइट ऑफ यूज एसेट में, ठीक है। व्हीकल विद ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 900,000, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ 45,000, लीज्ड फॉर 24 मंथ्स। अब ये व्हीकल इसकी कॉस्ट कितनी उसने बताई 900,000, और ये कितनी देर के लिए लीज हो रहा है 24 मंथ्स के लिए, तो ये कंसिडरेबल कॉस्ट भी है 900,000 और लीज पीरियड भी 1 ईयर से ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा एग्जाम्प्ट नहीं होगा ये, ठीक है, राइट ऑफ यूज एसेट में रिकॉर्ड होगा। और डी में वो कह रहा है कि एन आइटम ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹30,000, तो ये भी बहुत कम कॉस्ट है, ठीक है, तो इस वजह से ये भी हम पहले साल ही एक्सपेंस आउट कर लेंगे, तो इसका सी हो जाएगा जो कि एग्जाम्प्ट नहीं होगा राइट ऑफ यूज एसेट से। आगे आंसर नंबर 10। Noel Limited leases a car for office use. The present value of lease payment is 2,735,500 and rate implicit in lease is 10%, ठीक है, रेट उसने बता दिया 10% और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट उसने बता दिया। नेक्स्ट वो कह रहा था टर्म ऑफ लीज रिक्वायर्ड 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1 मिलियन ईच एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर, ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ ईच उसने जो बता दिया कि रेंटल पे होना है, ठीक है, 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट पे होनी है। एट द एंड ऑफ ईयर फर्स्ट लीज व्हाट अमाउंट विल बी शोन फॉर द लीज लायबिलिटी इन द कंपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अंडर हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटीज। अब पूछा नॉन करंट लायबिलिटीज़ में क्या आएगा पहला साल ख़त्म होने के बाद, ठीक है, तो ये हमने टेबल बनाया हुआ था, इसी पे ही हम इसको सही कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को इसी पे सोल्व कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट 10% है, तो ये वैसे 10% ही रहने दिया, ठीक है। तो ओपनिंग उसने जो बता दिया था वो उसने कितना बताया टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट
2,735,500, ठीक है, 2,735,500, ठीक है। अब इसमें जो पेमेंट है वो हो रही है पहले, ठीक है, स्टार्ट ऑफ ईयर, तो इस वजह से रेंटल हम पहले पे करेंगे और फिर बाद में इंटरेस्ट हम उसमें से माइनस करेंगे। पहले रेंटल पे करेंगे फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। रेंटल पहले आ जाएगा, इंटरेस्ट बाद में आ जाएगा, और इंटरेस्ट के लिए पहले हम सब टोटल भी कैलकुलेट करेंगे जिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, आखिर में जाके प्रिंसिपल कैलकुलेट होगा और फिर क्लोजिंग आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले रेंटल कितना पे करना है, 1 मिलियन का, तो बाकी सब टोटल क्या आ गया, 1,735,500। अब इस पर 10% हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जो कि आ जाएगा 173,550। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, जो कि आ जाएगा टोटल जो सब टोटल था उसमें से हमने, सॉरी वो जो ओपनिंग था उसमें से हमने माइनस करना है प्रिंसिपल कैलकुलेट करने के लिए, रेंटल में से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट, ठीक है। तो रेंटल है 1 मिलियन और इंटरेस्ट है 173,550, ठीक है। तो यहाँ से प्रिंसिपल जो है वो आ जाएगा 826,450, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे कैलकुलेट कर लेंगे क्लोजिंग, तो जो क्लोजिंग कैलकुलेट करेंगे वो 1,735,500 माइनस जो प्रिंसिपल है, ठीक है। जो ओपनिंग था उसमें से हमने प्रिंसिपल माइनस कर दिया तो क्लोजिंग आ गया। क्लोजिंग कितना आ गया, 1,909,050, ठीक है। तो ये इसका क्लोजिंग है इस साल का, और नेक्स्ट ईयर का वो ओपनिंग बन गया, ठीक है। अब ये ओपनिंग है, फिर इसमें से रेंटल पे होना है, रेंटल कितना है 1 मिलियन, रेंटल पे होगा तो बाकी जो सब टोटल है वो बचेगा 909,050, ठीक है। और उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा था कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर लीज व्हाट वुड बी शोन एज नॉन करंट लायबिलिटी, तो ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होगी, ठीक है। रेंटल हमने क्यों माइनस किया टोटल लायबिलिटी से, क्योंकि ये अगले साल पे होना है और ये हमारी करंट लायबिलिटी है, ठीक है। पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी है, तो इस वजह से ये हमने शो करना है। तो ये उसने एमसीक्यू नंबर 10 का ऑप्शन किस में बता दिया है, डी में। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 11, एमसीक्यू नंबर 11 में कह रहा है विच टू ऑफ फॉलोइंग आर डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू लेसर, लेसर में कौन सी दो रिक्वायरमेंट होती हैं। तो पहली होती है सेलिंग प्रॉफिट और लॉस, तो ये रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और दूसरी जो होती है बी में वो कह रहा है इनकम फ्रॉम सब लीजिंग राइट ऑफ यूज एसिड्स, तो ये इसने डिस्क्लोज नहीं करना होता। सी में कह रहा है रिकन्सिलिएशन ऑफ अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट टू द नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, तो ये उसने डिस्क्लोज करना होता है। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हमने किए होंगे क्लास में, आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के किए होंगे कि क्या क्या डिस्क्लोज करना होता है, तो रिकन्सिलिएशन बनानी होती है, तो ए और सी दोनों डिस्क्लोज करने होते हैं। तो 11th का हो जाएगा ए प्लस सी, ठीक है। द चार्ज रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म लीज, तो ये भी उसने डिस्क्लोज नहीं करना होता। आगे एमसीक्यू नंबर 12, एमसीक्यू नंबर 12 में वो कह रहा है जलाल लीजिंग लिमिटेड gave a plant under finance lease on 1st January 2011 to a customer. The lease term is 4 years. The fair value of asset is 11,000 and JL incurred initial direct cost of 420. The interest rate implicit in the lease is 15%. Rental of 4,000 are receivable on 31 December each year. ठीक है, ये सारा उसने डाटा दे दिया और वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज टू बी प्रेजेंटेड अंडर करंट एसेट्स एज एट 31 दिसंबर 2012। तो वो कह रहा है कि जो नेट इन्वेस्टमेंट लीज ने शो करनी है यानी करंट एसेट के तौर पे वो कितनी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसने डाटा में पहले उसने स्टार्ट जो लीज हुई है वो उसने बताई है कि 1 जनवरी 2011 में, ठीक है। और उसने हमसे करंट एसेट पूछ लिया 31 दिसंबर 2012। तो यहाँ पे हम पहले 2011 से लेके फिर 13 तक हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी प्रिंसिपल अमाउंट बनती है, वो हमारी यहाँ पे करंट एसेट आएगी, ठीक है। 11 से लेके 13 तक हमने करना है। तो दोबारा से हम टेबल ड्रा कर लेते हैं।
इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया था। तो स्टार्ट में जो उसने हमें बताया है वो कितना बताया है, उसने इस जगह प्रेजेंट वैल्यू हमसे खुद कैलकुलेट करवाई है। प्रेजेंट वैल्यू के लिए उसने इन्फॉर्मेशन दिया है कि रेंटल ऑफ 4000 आर रिसीवेबल ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। ठीक है, हर साल यानी ईयर एंड पे 4000 जो है ना वो रिसीवेबल होंगे रेंटल। इससे हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। 4000 सामने लगेंगे 1 माइनस 1 पॉइंट रेट जो है वो 15% है, माइनस एन कितने साल के है, 4 साल, और डिवाइडेड बाई 0.15। तो यहाँ से हमारी आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट 11,420। ठीक है, अब ये हम ओपनिंग के तौर पे यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हम यहाँ पे टाइम भी लिख लेते हैं, रिसीव टाइम जो है या ईयर जो है। उसके बाद ओपनिंग या बिगनिंग, उसके बाद इंटरेस्ट। तो ये क्योंकि रेंटल आखिर में पे हो रहा है तो इंटरेस्ट हमने पहले लिख लेना है। ठीक है, इंटरेस्ट के बाद रेंटल, यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे और फिर जो रिसीवेबल आफ्टर रिसीप्ट हो जाएंगे। ठीक है, या क्लोजिंग हो जाएंगे। तो ये 31 दिसंबर 2011 पे पहले देखते हैं। ओपनिंग कितना है, 11,420। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने बता दिया क्वेश्चन में 15%। यहाँ से 15% रेट के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट आ जाएगा 1713। और यहाँ से रेंटल कितना पे हमने किया है वो 4000 पे किया हर साल। ठीक है, नीचे भी वही आएगा। चलो अब यहाँ से हम प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, रेंटल माइनस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वैल्यू आ गई 2287 और क्लोजिंग कितनी आ जाएगी 9133। ठीक है, ओपनिंग माइनस प्रिंसिपल क्लोजिंग आ जाएगी। अब दूसरे साल के लिए यानी 31 दिसंबर 2012 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्लोजिंग यहाँ पे ओपनिंग 9133, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ गया 1370। ठीक है, 9133 मल्टीप्लाई बाई 15% और रेंटल 4000 की है। तो टोटल जो रेंटल माइनस इंटरेस्ट प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2630। अब यहाँ से हम फिर से क्लोजिंग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग यहाँ पे आ जाएगा 6503। तो ये टोटल आएगा, लेकिन उसने हमसे करंट पूछा है तो उसके लिए हम पहले इसको अगले साल की भी वर्किंग करेंगे 31 दिसंबर 2013 की। ये ओपनिंग आ गई, पिछले साल की क्लोजिंग 6503। यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 975 और रेंटल जो है वो 4000 ही है। अब यहाँ से हमने प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, वो कितनी आ जाएगी, रेंटल माइनस इंटरेस्ट वो आ गई 3025। ठीक है, 3025। तो MCQ नंबर 12 का हो गया ऑप्शन नंबर सी, जिसमें वो कह रहा है ₹3025। ठीक है, आगे MCQ नंबर 13। MCQ नंबर 13 में वो कह रहा है अ कंपनी लीजेज अ कंप्यूटर सर्वर विद अ लीगल टाइटल ऑफ द एसेट पासिंग आफ्टर 4 years। ठीक है, लीज एग्रीमेंट है, अब 4 साल बाद जो टाइटल है वो पास हो जाएगा। द कंपनी यूजली डेप्रिशिएट कंप्यूटर्स ओवर 6 years। ठीक है, 6 साल में डेप्रिशिएट करती है कंपनी। द कंपनी आल्सो लीजेज अ मशीन फॉर 14 years। ठीक है, 14 साल में मशीन को मशीन लीज करेगी 14 साल में। बट लीगल टाइटल डिड नॉट पास टू लेसी एट द एंड ऑफ एग्रीमेंट। लेकिन उसका जो लीगल एग्रीमेंट है, लीगल टाइटल है, वो पास नहीं होगा। द कंपनी यूजुअली डेप्रिशिएट मशीनरी ओवर 20 years। मशीनरी डेप्रिशिएट होती है 20 years पे। तो ऑन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम शुड द कंप्यूटर एंड मशीन बी डेप्रिशिएटेड। तो कंप्यूटर जाहिर सी बात है यहाँ पे डेप्रिशिएट होगा 6 साल पे। ठीक है, क्योंकि इसका लीगल टाइटल जो है वो हो जाना है ट्रांसफ़र, तो टोटल यूजफुल लाइफ पे होगा। और जो मशीन है वो पास नहीं हो रही। ठीक है, वो ओनरशिप उसकी ट्रांसफ़र नहीं हो रही, तो जितने साल की लीज है उतने साल पे डेप्रिशिएट होगा, यानी 14 years पे। कंप्यूटर 6 years और मशीन 14 years। ये उसने ऑप्शन नंबर किस में बता दिया, सी में।
आगे एमसी नंबर 14, एमसी नंबर 14 में वो कह रहा है फ़हीम लिमिटेड लीजेस आउट इट्स बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी 2011 अंडर एन ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, उसने अपनी बिल्डिंग लीज़ की है ऑपरेटिंग लीज़ के तहत 1 जनवरी 2011 पे। द कैरिंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज़ 239,000 एंड इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज़ 25,000 विद नो रेजुअल वैल्यू। रेजुअल वैल्यू कुछ नहीं है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 25 ईयर्स है और कैरिंग अमाउंट उसकी कितनी है 239,000। FL also incurred rupees 11,000 as initial direct cost. According to agreement, 16,000 was paid by lessee as initial deposit and further rental of 10,000 per annum। ठीक है, ये उसने बता दिया कि कितने कितने उसने पे करने shall be paid at the end of next 2 years and then 32,000 per annum shall be paid for following 2 years। पहले 2 साल 30 पे करेगा 10,000 और अगले 2 साल पे करेगा 32,000। The lease term is 4 years। What amount of lessee income should be recognized in profit or loss for the year ended 31 December 2011। वो पूछ रहे हैं कि 31 दिसंबर 2011 पे कितनी उसको इनकम रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, तो ये क्योंकि ऑपरेटिंग लीज है जो कि उसने ऊपर बता दिया था, तो सबसे पहले हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे कितनी पेमेंट होनी है। ठीक है, टोटल 16,000 इनिशियल है और 10,000 की दो पेमेंट 10,000 की हैं और 32,000 की 2 पेमेंट्स हैं। ठीक है, तो जो टोटल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1,100,000। इसको अब टोटल 4 साल किया तो 4 साल पे हम अपोर्शन कर लेंगे, पर ईयर हो जाएगी 25,000। ऑपरेटिंग लीज था तो पर ईयर होगी 25,000। तो जो उसने पूछा है हमसे कि 2011 में कितने वो रिकॉर्ड करेगा एज इनकम, वो करेगा 25,000। तो ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 14 का हो गया ऑप्शन नंबर सी, जिसमें वो बता रहा है 25,000। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 15, एमसीक्यू नंबर 15 में वो कह रहा है गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड एज लीज्ड सर्टेन इक्विपमेंट to Dairy Product Limited on 1 July 2013। In this respect the following information is available। उसने इन्फॉर्मेशन आगे बता दी जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल बता दिया, अमाउंट रिसीव्ड ऑन 1 जुलाई 2013 बता दिया, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट पेबल इन एरियर्स और गारंटीड रेजुअल वैल्यू ऑन एक्सपायरी ऑफ लीज। ये उसने 4 चीज़ें बता दी। नेक्स्ट वो कह रहा है यूजफुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट इज एस्टिमेटेड एट 5 ईयर्स। ठीक है, 5 साल यूजफुल लाइफ है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट implicit in the lease is 14% और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने बता दिया 14%। बट अमाउंट विल बी प्रेजेंटेड इन नॉन करंट एसेट फॉर द नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज एज एट 30 जून 2014। तो पूरा 30 जून 2014 को नॉन करंट एसेट पे क्या अमाउंट आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कैलकुलेट करेंगे जो कि उसने इस दफ़ा नहीं बताई। तो वो कैलकुलेट करने के लिए 3 मिलियन जो है वो 1 जुलाई 2013 को पे होने हैं, यानी एडवांस में पे होने हैं 3 मिलियन वो, और रेंटल कितने के हैं 7.8 मिलियन। ठीक है, 1 माइनस 1 पॉइंट जो रेट है वो है 14% है, तो और कितने साल के लिए 4 सालों के लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो गारंटीड रेजुअल वैल्यू है वो कितनी है 5 मिलियन। ठीक है, तो उसको भी हम प्रेजेंट वैल्यू में कैलकुलेट करेंगे। 1 प्लस रेट कितने हैं 1.4, पावर कितनी आ जाएगी 4 साल पीछे लाना -4। तो यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी लीज पेमेंट की, वो आ जाएगी 28.69। ठीक है, अब ये कब की आ गई 1 जुलाई 2013 की। ठीक है, अब इसके बाद हमने कैलकुलेट क्या करना था नॉन करंट एसेट एट 30 जून 2014। ठीक है, तो 2014 तक हमने कैलकुलेट करना है। ये ओपनिंग आ गया, अब ये सब क्लोजिंग आ जाएगा। मतलब इस डेट का ओपनिंग है, इसमें जो चीज़ें हमने पे करनी है, रेंटल वगैरह पे करने हैं, वो माइनस वगैरह करके फिर ठीक है ये आ जाएगा, जो भी आएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद 30 जून 2014 ईयर एंड होएगा।
और हमने कैलकुलेट यहाँ पे टोटल आएगी टोटल अमाउंट, लेकिन हमने नॉन करंट कैलकुलेट करनी है, तो उसमें से करंट माइनस कर देंगे। उसके लिए 2015 की भी थोड़ी सी वर्किंग रिक्वायर्ड होती है, जैसा कि हमने पहले भी काफ़ी क्वेश्चंस में कर लिया अब तक। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोजिंग कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए जो पेमेंट हमने की है रेंटल की वो कितनी है, 3 मिलियन की। ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग है। यहाँ पे हम ओपनिंग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे हम पेमेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब ये जो ओपनिंग है वो कितना है, इसको फिर हम ओपनिंग ही ले लेते हैं 28.69 को। इंटरेस्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, पेमेंट एडवांस में हो रही है, वो कितने की हो रही है, 3 मिलियन की। ठीक है, तो क्लोजिंग कितना आ गया, 28 माइनस 3 25.69। तो ये अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा। यहाँ से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट का उसने रेट बता दिया 14%। 14% इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया तो इंटरेस्ट आ गया 3.59। ठीक है, अब पेमेंट कितनी होनी है इस दफ़ा, एनुअल पेमेंट उसने बता दिया कि 7.8 मिलियन की पेमेंट होनी है। ठीक है, 7.8 मिलियन की पेमेंट हो गई। यहाँ से हम देख लेंगे पहले जो पेमेंट हुई थी वो सारी प्रिंसिपल था। अब यहाँ से हम देख लेंगे प्रिंसिपल कितना पे हुआ, तो पेमेंट माइनस या रेंटल माइनस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना आ गया 4.21। तो टोटल जो ओपनिंग था माइनस प्रिंसिपल आ गया 21.48। ये क्लोजिंग आ गया 30 जून 2014 का, और यही ओपनिंग हो जाएगा। यहाँ से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और फिर जो पेमेंट करनी है 7.8 मिलियन रेंटल की। अब यहाँ से हमने प्रिंसिपल कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, प्रिंसिपल पहले भी जैसे कैलकुलेट किए, पेमेंट माइनस इंटरेस्ट। तो कितनी आ गए प्रिंसिपल 4.79। यहाँ से हमने क्लोजिंग कैलकुलेट कर लेना। क्लोजिंग कितना आ गया 16.69। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 16.69 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये उसने ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। एमसीक्यू नंबर 15 का हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे एमसीक्यू नंबर 16 में वो कह रहा है अल्फा लिमिटेड लीजेस एन एसेट विद एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 6 ईयर्स फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, इनिशियल पीरियड 5 ईयर्स था और यूजफुल लाइफ उसकी 6 ईयर है। एंड एन ऑप्शनल सेकेंडरी पीरियड ऑफ 2 ईयर्स ड्यूरिंग विच नॉमिनल रेंटल विल बी पेएबल। ठीक है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल पीरियड लीज पेमेंट इज 870,000। और आगे वो कह रहा है व्हाट विल बी कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इन अल्फा लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर ऑफ द लीज। पूछ रहा है कि सेकंड ईयर ऑफ लीज के एंड पे कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट क्या आएगी। ठीक है, तो ये सिंपल है। दूसरे साल के बाद जो कैलकुलेट करनी है हमने फाइनेंशियल पोजीशन में क्या अमाउंट आएगी। टोटल उसने बताया है कि 870,000 प्रेजेंट वैल्यू उसने बताई है इनिशियल पेमेंट की। ठीक है, अब 870,000 को हमने डेप्रिशिएट करना है 5 साल। ठीक है, सॉरी 6 सालों में, 6 साल का पहला पीरियड था, तो 6 साल में डिवाइड करेंगे या डेप्रिशिएट करेंगे तो पर ईयर आ जाएगा 140,500। ठीक है, तो 2 साल में कितना डेप्रिशिएट होगा, पहले साल भी इतना, दूसरे साल भी इतना, तो टोटल डेप्रिशिएशन 2 साल बाद हो जाएगी 290,000। ठीक है, अब डेप्रिशिएशन हम टोटल माइनस कर देंगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू से। टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी 870,000 माइनस 290,000, तो टोटल जो आ जाएगी अब 580,000। अब वो कितने की आनी है फाइनेंशियल पोजीशन में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 580,000 से। ठीक है, तो एमसी नंबर 16 का हो जाएगा 580,000। आगे एमसी नंबर 17। एमसी नंबर 17 में वो कह रहे हैं KL is engaged in manufacturing of plants. The following data relates to asset leased out by the company on January 1st, 2011. ये उसने आगे डाटा दे दिया। आगे पूछ कर व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज एज एट 1 जनवरी 2011। 1 जनवरी 2011 को नेट इन्वेस्टमेंट की क्या होगी। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट उसने हमसे पूछ ली।
तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट क्या आएगी, टोटल जो रेंटल तो थे इंस्टॉलमेंट एट एंड ऑफ ईच ईयर वो उसने बता दिया 40,000। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 40,000। डिस्काउंट फैक्टर देखते हैं उसने बताया हमें कि नहीं। लास्ट में उसने बता दिया मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%। जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं पहले वो यूज़ करते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, रेंटल इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट रेट उसने बता दिया 7%। कितने साल की है, 7 सालों के लिए, डिवाइड बाई रेट 0.07। ठीक है, अब इसमें ऐड क्या करना होता है, हमने जो अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके, अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू है 2000। ठीक है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 प्लस 0.07 पावर -7, ये भी 7 साल हमने बैक खिलानी है। तो टोटल कितना आ गया, प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई 216,817। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, आंसर नंबर 17 का आंसर आ गया 216,817। ठीक है, इसके बाद आंसर नंबर 18, आंसर नंबर 18 में वो कह रहा है KL is engaged in manufacturing of plants. The following date relates to an asset leased out by the company on January 1st 2011। तो इसने नीचे डाटा बता दिया, पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ अमाउंट टू बी चार्ज इन कॉस्ट ऑफ सेल इन रिस्पेक्ट ऑफ अबाउट ट्रांजैक्शन। कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या चार्ज होना है। ठीक है, 1 जनवरी 2011 में कॉस्ट ऑफ सेल पे कितनी अमाउंट चार्ज होगी, तो वो चार्ज होगी टोटल जो कॉस्ट है, ठीक है, उसको उसमें से माइनस कर देंगे जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू है। ठीक है, तो जो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है वो कितनी है 200,000। ठीक है, इसमें से माइनस क्या करना है हमने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू, वो हम देख लेते हैं, कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, कॉस्ट कितनी है 200,000, माइनस क्या करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू, वो हम कैलकुलेट करते हैं। उसने क्वेश्चन में हमें बता दिया है कि अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू है 2000। ठीक है, 2000 मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने 1 प्लस रेट उसने बता दिया 7%, 0.07, और कितने सालों के लिए, 7 साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1246, 200,000 माइनस करेंगे, आ गया 198,754। 18 का हो गया 198,754। ठीक है, अब इसके बाद एमसीक्यू नंबर आ गया 19। एमसीक्यू नंबर 19 में वो कह रहा है डीजे प्रोडक्ट्स डीज इन लार्ज ऑफिस मशीन, इट आल्सो अफेक्ट्स सच मशीन्स ऑन लीजेस, it also offers such machines on lease. One such machine was leased to a customer on 1st July 2004. The particulars are as follow। ठीक है, ये उसने मशीन लीज दी थी कस्टमर को 1 जुलाई 2004 को, तो उसके पार्टिकुलर्स ने बता दिए। नेक्स्ट वो कह रहा है कि द कस्टमर्स इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इज़ 10%, वेयर एज द डिस्काउंटिंग रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज़ 8%। ठीक है, कस्टमर जो बोरिंग के रेट है उसका 10% और जो डिस्काउंटिंग रेट इम्प्लिसिट है वो लीज वो कितना है 8%। बट इज़ अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन 1 जुलाई 2004। कितना होना चाहिए, जाहिर सी बात है जो लीज़ किया है वो 8% पे उसका अपना रेट है लीज़ का, तो हम 8% पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लेंगे 8% पे। तो जो एनुअल रेंटल पेएबल हैं वो कितने हैं, एट द बिगनिंग ऑफ ईयर हैं, तो पहले साल का तो हमने प्रेजेंट वैल्यू नहीं कैलकुलेट करने पहले साल के लिए, वो तो पहले ही प्रेजेंट वैल्यू है। बाकी सालों की हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे पहले। ठीक है, 1 माइनस 1.8%। ठीक है, टोटल जो है लीज 6 साल के लिए था लीज पीरियड, 1 साल ये हो गया, बाकी जो 5 साल हैं वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें ऐड होना है जो अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके। 10,000 अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू है
इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के 0.08 पावर -5 और सॉरी -6, 5 साल पीछे लानी है, 6 साल पीछे लानी है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी 188,536, ठीक है। तो एमसी नंबर 19 का हो गया 188,536। और इसके बाद लास्ट एमसी नंबर 20 में वो कह रहा है गुआवा लीजिंग लिमिटेड GLL हैज़ लीज्ड अ मशीन टू HL ऑन 1 जुलाई 2017 ऑन फॉलोइंग टर्म्स। ये उसने बता दिया किस टर्म पे उसने दिया है, उसको लीज दिया है मशीन की। व्हाट इज़ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस में क्या इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज होनी चाहिए फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। 30 जून 2018 में इंटरेस्ट इनकम में क्या आनी चाहिए अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसने ऊपर इन्फॉर्मेशन दिया, उसने ऊपर बताया कि ये सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स होनी है, ठीक है। तो सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स होनी है। और पहले में उसने बताया, पहले जो उसने पॉइंट दिया होगा ईच सेमी एनुअल लीज इंस्टॉलमेंट ऑफ 48 मिलियन, और ये पे होनी है 8 ईयर्स में, ठीक है। तो पे कब होगी 30, पहली जो पेमेंट होगी वो होगी 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2017 को, ठीक है। 1 जुलाई को हुआ ना, तो 8 ईयर्स में 6 माह बाद। और दूसरी होगी 30 जून 2018 को, और हमने 30 जून 2018 तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 31 दिसंबर पहली 2017, तो दूसरी होगी 30 जून 2018, ठीक है। अब ओपनिंग हम बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। ओपनिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे उसने खुद नहीं दिया हुआ, बल्कि उसने लास्ट पॉइंट में खुद दिया हुआ है, 6 पॉइंट में कि द नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज एट इंसेप्शन ऑफ लीज हैज़ बीन कैलकुलेटेड। तो उसने कैलकुलेट कर लिया इंसेप्शन ऑफ लीज पे जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है 319,006 मिलियन, ठीक है। तो ओपनिंग कितना हो जाएगा, ओपनिंग 319 मिलियन 0.06 मिलियन, ठीक है। ये आ गया ओपनिंग। इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है जो इंटरेस्ट इस पे। इंटरेस्ट उसने बता दिया कितने परसेंट, 10%, पॉइंट नंबर 3 में, ठीक है। 10% इंटरेस्ट है और ये हमने 6 माह का कैलकुलेट करना है पहले। तो हम 10% मतलब है 6 और 12 कर लेते हैं। इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास 15.95, ठीक है। अब इसमें से हमने पेमेंट रेंटल कितना पे किया है, रेंटल 48 मिलियन का, जो कि उसने हमें पॉइंट नंबर बताया है 1 में, ठीक है। पहले भी हमने बोला था कि 48 मिलियन का रेंटल उसने पे कर दिया। अब यहाँ से हम प्रिंसिपल कैलकुलेट करेंगे कि कितना पे हुआ, ठीक है। रेंटल माइनस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना आ गया 48 माइनस 15.95 आ गया 32.05। अब ये प्रिंसिपल पे होगा। अब यहाँ से हम क्लोजिंग कैलकुलेट करेंगे, जो क्लोजिंग होगा वो अगली दफ़ा का ओपनिंग हो जाएगा। तो वो कितना आ गया 287,001, ठीक है। अब यहाँ से फिर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, वो आ गया 14.35। आगे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने हमसे इंटरेस्ट ही पूछा है। इन दोनों इंटरेस्ट को हम ऐड कर लेंगे, 6 माह का ये है और अगले 6 माह का ये है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट आ गया टोटल 30.3। तो आंसर नंबर 20 का हो गया 30.3 मिलियन। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।